अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछली क्लास के अंदर हमने सैम्पल पेपर शुरू किया था कि आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाए पेपर किस तरीके का आएगा और उसमें से किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। तो और कुछ आपको मैंने प्लानिंग भी कराई थी। प्लानिंग मतलब कि किस किस तरह से कौन कौन से चैप्टर्स की तैयारी करनी है जिससे हम इम्तिहान में अच्छे नंबर निकाल सकें। ठीक है जी। तो आगे अब चलेंगे सैम्पल पेपर की तरफ। हमने इसके MCQs कर लिए थे जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते थे, उनमें से एक को आपको करेक्ट करना होता था, जो कि कहीं ना कहीं आसान भी है करने में और रिस्की भी है। रिस्की क्यों है कि अगर इन केस आप थोड़े से भी जहनी तौर पर कंफ्यूज हुए क्वेश्चन को लेकर और आपने गलत ऑप्शन पर टिक लगाया तो आपके टिक पर एक और टिक लगेगा और वो 2 टिक मिलके क्रॉस बन जाएंगे, तो उसका बड़ा नुकसान होगा हमें। आपने यूं लगाया इस वाले ऑप्शन पे और वो लगाएगा इस वाले ऑप्शन पे, दोनों मिलकर काटा। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से काम करना है कि इसमें MCQs के क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफर्मेशन लेकर कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा उस पर करना है। चाहे एक बार नहीं 2 बार पढ़ना पड़े, लेकिन 2 बार इत्मीनान से पढ़ के। जज्बात नहीं उमड़ने चाहिए कि हाँ बिल्कुल यही वाला होगा, कभी कभार जल्दी में गलती हो जाती है। तो वो 20 क्वेश्चन एक मार्क के हमारे हो गए थे। काफी सारे मैंने आपको बताया कहाँ से किस किस चैप्टर से आए हैं। आप भी थोड़ा सा इस चीज का अंदाजा लेते हुए चलें किस सबक में से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आइए सेक्शन नंबर B पे चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 से 35 तक जो है वो सब चॉइसेस भी हैं और नेसेसरी हैं, करने आपके लिए जरूरी हैं। कितने हैं? 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ये भी हमारे लिए बहुत काम आने वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही पढ़ देता हूं। डैश इज द टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ नेचर। वो कौन सी सनत होती है जिसके अंदर हम कुदरत की चीजों को लेकर चीजों की पैदावार करते हैं, यानी कुदरती चीजों का की मदद से पैदावार करते हैं। उस सनत का नाम बताइए। कौन बता पाएगा? बताओ। सबक नंबर 1 का टॉपिक है ये सनतकारी। और सनतकारी में हमारे पास 3 किस्म की सनत होती है। 3 किस्म की सनत। नहीं ऐसे ही बता दो, बस इतना किताबों में झांकने की जरूरत नहीं है। ऐसे बता दो, अगर आता है तो उतना कोई मसला नहीं है। अगर ढूंढने बैठोगे फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा। किसी को अगर जहन में कुछ याद हो पहले सबक के अंदर कि सनत की 3 किस्में बताई गई थी, बहुत पहले की बात है, ये माना तो मैं अब तक याद नहीं होंगी, लेकिन बीच में एक आध बार किताब से मोहब्बत करनी चाहिए थी। 3 किस्म की सनत होती हैं। ये कौन सी है? हाँ, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जो भी फरमा रहे हैं कि पहली वाली सनत है ये। पहली सनत, 3 सनत है, मैं आपको नाम बता देता हूं। आप ये चीज आप कॉपी में नोट करते हुए चलें, इससे क्या होगा आपकी रवानगी हो जाएगी। हाँ, ये लिखते हुए चलें। सनत की 3 किस्में कौन कौन सी? पहली सनत थी प्राइमरी, जिसको काश्तकारी कहते हैं। दूसरी सनत का नाम होता है सेकेंडरी और इंडस्ट्री। ठीक है जी। और तीसरी का नाम होता है टर्शरी, जिसको हम खिदमत भी कहते हैं। तो ये हमारी काश्तकारी, जिसके अंदर क्या आती है? एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी आती है। ठीक है जी। और इसके अंदर हम जो सारी चीजें हैं वो नेचर से लेते हैं, नेचर से, यानी कुदरती चीजों का इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी के अंदर। एग्रीकल्चर आ गया और पशुपालन आ जाता है इसके अंदर, मुर्गी पालन आ जाता है इसके अंदर। ठीक है जी। दूसरा क्या है? दूसरे का काम होता है जो हमारा खाम माल है, जिसको आप रॉ मटेरियल कहते हो, ये इसका काम होता है इसको फिनिश यानी तैयार चीज के अंदर तब्दील करना। हाँ, तो खाम माल को तैयार माल में बनाना, ये काम है दूसरे सेक्टर का, जिसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज आती हैं। ठीक है जी। और ये खाम माल को फिनिश गुड कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और उससे खाम माल, जैसे कि लकड़ी डालते हैं और पेपर निकल जाता है, गन्ना डालते हैं और चीनी बाहर आ जाती है, इस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल समझ रहे होंगे आप। खाली गन्ना जो है वो प्राइमरी है। खाली गन्ना प्राइमरी है क्योंकि वो अभी कुदरती तौर पर निकाला गया है। अब वो गन्ना जब मशीन के अंदर जाएगा, वो वाली मशीन नहीं जिसमें जूस निकलता है, वो वाली नहीं, वो अलग है। मशीन में जब गन्ना जाएगा और वो क्रिस्टल बनकर चीनी बनकर बाहर निकलेगा, तो वो आपकी कहलाएगी सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है जी।
तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन के काम भी आते हैं, प्रोसेसिंग के काम भी आते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा, जिस किताब के पन्नों को आप पढ़ रहे हैं, ये किताब के पन्ने किसी पेड़ को काटकर बनाए गए हैं। सुना ही होगा आपने कि पेड़ से ये कागज बनते हैं। तो पेड़, सोचो, इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, पेड़ डाला कागज निकल गया, ऐसे कैसे निकल जाएगा? तो इस पूरे को हम प्रोसेसिंग कहते हैं कि लकड़ी को प्रोसेस किया जाता है, उस पर केमिकल और 10 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उससे पेपर की शक्ल बनती है। ठीक है जी। ऐसे ही इसी के अंदर असेंबलिंग भी आती है, जैसे कार बनाने वाली इंडस्ट्रीज, वो भी सेकेंडरी के अंदर आती हैं, क्योंकि कार ऐसे कोई चीज तो है नहीं जो चलते चलते खुद ही बन गए अपने अंदर, बल्कि कार को असेंबल किया जाता है, इंजन अलग से लाया जाता है, बॉडी अलग से लाई जाती है, टायर फिट किए जाते हैं, हैंड उसका पूरा जो है सारा इंतजाम किया जाता है। तो सेकेंडरी में तीसरा जो आपका सेक्टर है ये खिदमत का है, और इसमें सारी सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज आसान है याद रखने के लिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस और गोदामकारी, ये सब चीजें आखिरी सेक्टर में आती हैं। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों सनत को नाम के साथ और इनकी मिसालों के साथ याद रखो कि पहली सनत में क्या क्या चीजें आती हैं, दूसरी सनत में क्या आता है और तीसरी सनत में क्या आता है। तीसरी तो अलग ही पहचानने में आएगी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जो खिदमत की शक्ल होती हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप में से फिर कोई बता पाएगा इसका जवाब। डैश इज द रिवॉर्ड दैट बिजनेसमैन गेट फ्रॉम बेयरिंग रिस्क। क्या मिलता है एक बिजनेसमैन को रिस्क उठाने के बदले, जोखिम उठाने के बदले? छोटा सा नाम है, कौन बताएगा? रेज हैंड करो भाई, रेज हैंड करो, बताओ। हाँ जी, क्या फरमा रहे हैं? जी क्या फरमा रहे हैं? एक बिजनेसमैन को जोखिम के बदले क्या मिलता है? पैसा नहीं, अल्फाज पैसा नहीं कह सकते हम, पर्टिकुलर अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मनी नहीं कह सकते यार, मनी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम अल्फाज, मनी तो हर जगह होती है। भाई अफजान, दूसरे को देखो, एक रेज हैंड करेगा बच्चे उधर भी। जी बेटा आप फरमाइए। तजर्बा, नफा। मैंने कहा ठीक है जी, सही है जवाब बिल्कुल। एक बिजनेसमैन जोखिम के बदले जो चीज हासिल करता है उसको प्रॉफिट यानी मुनाफा यानी नफा कहते हैं। तो नीचे कहीं लिखते हुए चलिए, इसका जवाब प्रॉफिट है। और ये दो छोटे से जवाब देते ही 2 नंबर आपके खाते में, पहले वाले में प्राइमरी इंडस्ट्री लिखते ही और दूसरे वाले में प्रॉफिट। देखिए सिर्फ 2 ब्लैंक भरे आपने और 2 नंबर आपके खाते में चढ़ गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा कौन साथी बता पाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और इसके अंदर आपके पास ऑप्शन भी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए आसान बैठेगा। फॉर पर्पसेस ऑफ रनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, आपको याद होगा हमने एक सबक पढ़ा था जिसके अंदर हमने अलग अलग किस्म के बिजनेस पढ़े थे, जिसके अंदर एक जॉइंट फैमिली हिंदू बिजनेस था। ओनली मेल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड हु आर रेफर्ड टू एज। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को सिर्फ वो ही चला सकते हैं जो मेल मेंबर्स एंटाइटल हैं, उसको क्या कहते हैं? ओनली मेल मेंबर। क्या नाम है जो उसको चला सकता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कौन है मेल मेंबर जो उस बिजनेस को चलाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन बताएगा? हाँ, कुछ करता ना करता वही करेगा जो करेगा करता। ठीक है जी। एवरी अदर को पार्टनर, ये जो अल्फाज है को पार्टनर,
कर्ता को छोड़कर जो बचे हुए लोग होते हैं उनको को पार्टनर कहते हैं। अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है भाई पूरी उसके अंदर फैमिली बिजनेस में एक तो कर्ता हो गया जिसके पास सारा हक है, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर कहते हैं। अच्छा जी, एवरी अदर को पार्टनर हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, सबकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड अप टू हिज शेयर इन द हिंदू फैमिलीज, बट ओनली डैश हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कौन है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है? यहां पर क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन हमें करनी पड़ेगी, छोटी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। वो क्या है मैं आपको बता दूं। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर उसने ये पूछा है, अगर हम प्रॉपरली पढ़े, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए हमें मेल मेंबर्स की जरूरत होती है। उन मेल मेंबर्स को क्या कहते हैं? ओनली मेल मेंबर्स है। अगर वो ओनली वन होता तो करता होता चलाने वाला, तो कह रहा है जो सारे मेल मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, यानी उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होता है। तो देखो कितना स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। कौन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो मेल मेंबर होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ये इसकी उर्दू है। अगले ही क्वेश्चन के अंदर उस नाम को खुद दे दिया उसने, एवरी अदर को पार्टनर। अगर किसी बच्चे को ये याद रहे कि को पार्टनर कहते किसके थे, अरे को पार्टनर तो कर्ता को छोड़कर बाकी सबको बोलते हैं, तो आपका आंसर यहीं से ऊपर चला गया, यहीं से आपका आंसर ऊपर आ गया कि को पार्टनर यहां आएगा, यानी खुद क्वेश्चन के अंदर ही आंसर था पहले वाले का। तो अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर सारे मेल मेंबर्स के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं? को पार्टनर। तो यहां पर आएगा को पार्टनर। अब दूसरे क्वेश्चन को देखो, कह रहा है जी आपके ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में को पार्टनर की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है जी, उधारी, और बाकी सबको छोड़कर ओनली वन, एक की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो वो एक कौन है इस बिजनेस के अंदर? वो एक कौन है जिसकी उधारी अनलिमिटेड होती है? बाकी सबकी लिमिटेड, तो इसकी अनलिमिटेड है। कौन है वो शख्स? बताइए, इसका जवाब भी आपको भी मिल चुका है, कर्ता। तो नीचे वाले जवाब में आएगा कर्ता। कर्ता ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का वो शख्स होता है जिसकी उधारी अनलिमिटेड होती है। यह बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर 2 नंबर आपके खाते में आराम से आ गए कि कौन सा है वो तरीका। तो उसके अंदर याद रखिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता को छोड़कर बाकी सबको क्या कहते हैं? को पार्टनर, ठीक है जी। और इन सारे ही मेल मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। किसकी छोड़कर? कर्ता को छोड़कर। चलो अगले वाले का अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे तो कौन बताएगा? द लाइफ ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ द डैश। एक बिजनेस की जो जिंदगी है वो एक डैश की जिंदगी पर निर्भर है। क्या आएगा इसके अंदर? एक कारोबार की जो जिंदगी है वो एक दूसरी जिंदगी पर निर्भर है। किसकी जिंदगी पर? कारोबार किसकी जिंदगी पर चलेगा? अब यहां उसी लिखूंगा तो बड़ा बुरा लगेगा, उसको कहेगा उसी किसी, ये क्या कर रहे हो तुम? अल्फाज इस्तेमाल करना ना, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में सारा खेल वर्ड का है। जी, इस पे तो डिपेंड करती है उसकी लाइफ, जिसको आप प्रोप्राइटर भी कह सकते हो, ओनर भी कह सकते हो। द बिजनेस इज सुटेबल फॉर सिंपल बिजनेस, यानी ऊपर वाले बिजनेस की बात कर रहा है। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो कौन से बिजनेस की है? सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं जी भाई साहब यहां पर हम, क्योंकि यही सारे बिजनेस में एक ऐसा बिजनेस है जिसकी लाइफ बहुत छोटी है, क्योंकि वो पूरी अपने मालिक के ऊपर डिपेंड करती है। द बिजनेस इज सुटेबल फॉर सिंपल बिजनेस वेयर डैश स्किल इज रिक्वायर्ड, यानी ये बिजनेस बहुत सिंपल बिजनेस है और उनके लिए सुटेबल है जिसके लिए कोई खास स्किल, काबिलियत की जरूरत है। तो यहां पर कोई खास काबिलियत की जरूरत है आपको ये कारोबार करने के लिए?
क्या आपके पास कोई बड़ी डिग्रियां होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए? तो यहां पर तजुर्बा भी चाहिए, तजुर्बा भी चाहिए काम को चलाने के लिए, लेकिन चलाना आना चाहिए पहले तो, तजुर्बे के अलावा चलाना, तो उसको बोलते हैं मैनेजरियल स्किल, चलाने का तरीका, मैनेजरियल स्किल। ठीक है जी। चलो इसके क्वेश्चन का जवाब कौन देगा मुझे बताओ। द इंश्योरेंस, वो कौन सा इंश्योरेंस है दैट कवर्स लाइफ, जो लोगों की जिंदगी को कवर करता है, उस इंश्योरेंस का नाम बताइए। कौन सा? कितनी किस्म के इंश्योरेंस होते हैं हमारे पास? 3, लाइफ, फायर, मरीन, जीवन का बीमा, आग का बीमा और पानी का बीमा, यानी बहरी जो जहाज चलते हैं आपके वो। तो यहां पर क्योंकि खुले अल्फाजों में बेचारा बता रहा है कि जिंदगी को कवर करने के लिए कौन सा इंश्योरेंस है, तो आप लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस। चलो जी अगले क्वेश्चन पर आओ। इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन, इंश्योरेंस इज एन एड टू डैश एज वेल एज कॉमर्स। इंश्योरेंस जो है एक किस्म के कॉमर्स भी है और एक किस्म का क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब हमने सनत का टॉपिक पढ़ा था, इंडस्ट्री का टॉपिक, तो इंडस्ट्री के अंदर हमने कहा था इसके 2 हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं ट्रेड और एक को बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। यानी ट्रेड का मतलब तो खरीद फरोख्त हो गया और एड्स टू ट्रेड का मतलब हो गया खरीद फरोख्त को सहूलत देने वाली चीजें। तो यहां पर उसने पूरा एड टू लिख दिया, आगे का एक अल्फाज खा गया, तो यहां पर आएगा एड टू ट्रेड। ठीक है जी। छोटी छोटी सी चीजें देख लो, बहुत आसान है अगर थोड़ा बहुत हमारे जहन में पड़ी हुई चीजें हैं। अब यहां एक गलती आप मत कर आना पेपर में, वो क्या है, जैसे बहुत सारे जहन में हमारे अलग अलग अल्फाज चल रहे हैं। जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन गुजरा, उसके अंदर उसने पूछा बिजनेसमैन जोखिम के बदले क्या कमाता है, तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा पैसा, मतलब बोल रहे थे वो, जज्बात उनके कह रहे थे पैसा। बहुत सारे लोगों ने कहा मनी, बहुत सारे लोगों ने कहा आमदनी। अब यहां गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते ही आपके नंबर गए। अल्फाज प्रॉपर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पर गुंजाइश नहीं है कि आप यहां पर कुछ और अपनी मन घड़त बातें लिख पाए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 3 चीजें हैं, अगर रोजगार है तो आपको पैसा ही मिलेगा, अगर आप पेशेकार हैं तब भी आपको पैसा ही मिलेगा, और अगर आप कारोबारी हैं तब भी आपको पैसा ही मिलेगा। तो मेरे भाई पैसे का फर्क कहां हुआ? तो तीनों के लिए इस्तेमाल अलग होने वाले अल्फाज, बिजनेसमैन को मिलेगा मुनाफा। खाएंगे आप लोग? टर्किश डिश है कुनाफा, उसी से मिला है मुनाफा। तो ये मुनाफा बिजनेसमैन के लिए। रोजगार के लिए, रोजगार के लिए क्या लिखोगे? सैलरी, जिसको तनख्वाह कहते हैं। अब यहां अब फिर आपने ये लिख दिया पैसे मिलेंगे जी, पैसे नहीं लिखना, पैसे तो सबको मिलेंगे, काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और पेशेकार को क्या मिलेगी? इसको भी पैसा मिलेगा, पैसा नहीं इसको मिलेगी फीस। तो सही ऑप्ट करना है आपको अल्फाज, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट को लेकर है। एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहारबाजी जिसको हम कहते हैं। 2 क्वेश्चन है, जो भी आपको अच्छा लगे। डैश एडवर्टाइजिंग मींस एडवर्टाइजिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। पहला क्वेश्चन है, वो कौन सी एडवर्टाइजमेंट होती है जो सारिफीन के सामान की इश्तिहारी करती है। ठीक है जी। और दूसरा क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग सर्व टू जनरेट डैश अ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग जो है वो उस प्रोडक्ट के लिए क्या जनरेट करती है। तो देखो यहां पर वर्ड आए या तो प्रॉफिट या फिर आएगा सेल्स। एडवर्टाइजमेंट का, इश्तिहार का मकसद ये है, मेरी बिक्री बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए? बिक्री।
ठीक है जी। और ऊपर जो वर्ड है उसके अंदर क्या आंसर आएगा, क्योंकि देखो कंज्यूमर के यानी सारिफीन के सामान की इश्तिहारी हो रही है, सारिफीन का सामान, तो आप यहां पे खुसूसन जो इश्तिहार कर रहे हो वो प्रोडक्ट्स का कर रहे हो यानी चीजों का, तो ऐसी इश्तिहारबाजी को हम आगे क्या लिख देंगे, वर्ड आ जाएगा प्रोडक्ट। तो यहां जो एडवर्टीजमेंट है क्योंकि वो चीजों का हो रहा है तो इसको कहते हैं हम चीजों की इश्तिहारबाजी, इसको चीजों का इश्तिहार कहते हैं जहां पर वर्ड आ गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज एनफोर्स्ड इन द ईयर, सारिफीन के तहफ्फुज का कानून कब आया था? सन बता पाओगे? सारिफीन के तहफ्फुज का कानून कौन से साल में आया था? सोचो, अपनी पैदाइश से आगे पीछे सोच लो, कुछ 10 साल ऊपर पीछे नीचे, कोई पुराना शख्स हो। 1986। 1986 कहीं पे टैटू बना लो भाई अपने हाथ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारिफीन के तहफ्फुज का जो चैप्टर है ना, 2 सबक, इनमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 1986 का एक टैटू बना लीजिए अपने ऊपर, छोटा सा, पेंसिल से या पेन से, किसी भी एक उंगली पे लिख लीजिए 1986, ये नहीं भूलना मुझे। CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, BIS किसके लिए माना जाता है? ये पेपर का क्वेश्चन भी है, ये यही क्वेश्चन पेपर में भी आया था BIS का। तो BIS की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये फुल फॉर्म है, याद रखना। BIS यही वो ब्यूरो है जिसका काम है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करना, मिलावटों को चेक करना। या आपने एक बकायदा पूरा एक ब्यूरो कैसी बना रखी है जिसके अंदर इसका काम ही खुसूसन ऐसा होता है कि जाकर चेक करना कि क्वालिटी कैसी है, सारी चीजें मुकम्मल तौर पे जो बताई जा रही हैं वो है या नहीं, हाइजीन का लेवल कैसा है, ऐसा तो नहीं गंदा पानी मिला रहे हैं या गंदी क्वालिटी की चीजें आ रही हैं उसमें। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन भी आप में से कोई बता सकता है इसी का, और देखो अच्छी बात है आपको ऑप्शन मिल रहे हैं और में। तो अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू, बताओ। देखते रहो उधर, देखते। हाँ जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस से मुताल्लिक है? गुड्स यानी चीजों से, एंड सर्विसेज, इसका ताल्लुक चीजों और खिदमात से है, यानी इसके अंदर होने वाली लूटपाट से है। अगला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, ज्वेलरी पर कौन सा मार्क होता है? हॉल, हॉल, हॉल मार्क। ठीक है जी, हॉल मार्क होता है। जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं या इलेक्ट्रिकल गुड्स होती हैं उनके ऊपर ISI होता है, और जो हमारी फूड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर एग मार्क होता है। खाने का जो सामान होता है उस पर, जैसे पैक्ड फूड आप देखोगे तो उस पर FPO होता है। खाने की और जो चीजें हम लोग, अगर आप में से भी कल को कोई सामान खाने का बनाकर बेचना चाहता है तो उसको FSSAI का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। ये फूड सिक्योरिटी है इंडिया की जो आपको परमिशन देगी। अगर आप ये नहीं लेते इसका सर्टिफिकेट तो रेडी पटरी में तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आप कोई दुकान मुकम्मल करके कुछ काम करते हो खाने का तो उसके लिए आपको FSSAI भी कहते हैं इसको हम, उसका सर्टिफिकेट आपको लेना कंपलसरी है, वरना बहुत मोटा चालान कटता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द सेलर मैनिपुलेट्स द प्राइस, जब कोई सेलर कीमतों में उतार चढ़ाव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं?
अब यहां पर अल्फाज का बड़ा खेल है जो आपको किताब में भी बड़ी मुश्किल से ही मिल पाएगा। कौन सा पन? रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्राइस, ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये आपको किताब में भी बहुत कभी नजर मिलेगी। जब भी कोई सेलर यानी बेचने वाला कीमतों में उतार चढ़ाव करता है तो उसको हम कीमतों के रेस्ट्रिक्शन को कहते हैं, यानी रुकावट को कहते हैं, यानी कीमतों के अंदर मोल भाव करना। ठीक है जी। अगला कह रहा है कंज्यूमर हैज द राइट टू प्रेजेंट बिफोर द एप्रोप्रिएट फोरम ऑफ अथॉरिटीज ऑल दोज मैटर विच आर नोन एज, किसी भी कानून यानी किसी भी कोर्ट में जाने से पहले, कोई बात हो गई आपकी, कोई सामान खरीद रहे थे आप, तो आप किसी भी अथॉरिटी में जाने से पहले आपके पास कौन सा कानून है उन सारी बातों को लेकर जो आपको करना चाहिए। किसी भी अथॉरिटी में जाने से पहले कोई चीज हो गई तो उन सारी अथॉरिटी से पहले आपके पास कौन सा अधिकार है? राइट टू बी हर्ड, सुनने का अधिकार। तो यहां पर सुनवाई की बात हो रही है, तो यहां पर आपके पास सुनने का अधिकार है। किसी भी अथॉरिटी में जाने से पहले आप अपनी बात को रखें, सेलर के सामने रखें कि इसमें कुछ खराबी है, ये चीज इस तरह से नहीं है। जब वो उस चीज को मना करेगा या जब वो आपको उस चीज को नहीं मानेगा तब आप किसी अथॉरिटी के पास जाएंगे। जब वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ड लिखना है आपको, बस फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, एक अल्फाज का इस्तेमाल करना है। एनी एक्टिविटी कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, कोई भी काम, कोई भी सरगर्मी जो मुनाफे के मकसद से की जाती है उसको क्या कहते हैं? बिजनेस। आसान है और साफ है। कोई भी सरगर्मी जो मुनाफे के लिए की जाती है, अगर ये कहता कोई भी सरगर्मी जो मुनाफा ना होता, इसकी जगह होता कि कोई भी सरगर्मी जो आमदनी या पैसा कमाने के लिए की जाती है, तो फिर आप वहां पे आगे लिखते मईशती सरगर्मी, फिर आप बिजनेस नहीं लिखते, क्योंकि उसने खुद ही बोला है मुनाफा कमाने के लिए ये की जाती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, वो कौन सी एक्टिविटी है जिसके अंदर लोगों को, सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंका जाता है? बताइए क्या कहते हैं इसको? नक्लो हमल। बहुत खूबसूरत, ट्रांसपोर्टेशन यानी नक्लो हमल इसका जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं बेस्ट आंसर टेस्ट बताना है आपको। एक, इफ अ पर्सन सेल हिज डोमेस्टिक फर्नीचर एट अ प्रॉफिट विल इट बी कंसीडर्ड अ बिजनेस। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपके घर में पड़ा हुआ फर्नीचर आप मुनाफे की बुनियाद पर आगे बेच देते हैं तो क्या आप इसको कारोबार कहेंगे? किसी दिन आपको बर्तन पसंद आ गया, आपने कहा बेच दो, 2 रुपए ज्यादा का बिक रहा है, तो क्या इसको कारोबार कहोगे? नहीं। तो हम आंसर में लिखेंगे नो, ये कारोबार नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनालाइज व्हाट एड टू ट्रेड इंक्लूड्स। जो मैंने अभी एड टू ट्रेड का अल्फाज गया था, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था देखो इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स होते हैं, एक खरीद फरोख्त जिसको ट्रेड कहते हैं, और दूसरा एड्स टू ट्रेड यानी ट्रेड में आने वाली सेवाएं यानी खिदमत। तो वो कह रहा है आपसे कुछ नहीं, बस ये बताओ एड्स टू ट्रेड में क्या क्या आता है। तो आप कुछ नाम लिख सकते हैं जो आपको पता है। आप लिखेंगे इंश्योरेंस आता है इसमें। अच्छा जी, और क्या आता है? गोदामकारी यानी वेयर हाउस आता है इसमें। और क्या आता है? बैंकिंग आता है इसमें। और क्या आता है इसके अंदर? आपके पास ट्रांसपोर्टेशन यानी नक्लो हमल आता है। ये सब चीजें इसका हिस्सा है, मत भूलिएगा। ये सब खिदमत की चीजें जो हैं इन्हीं को हम एड्स टू ट्रेड कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन कौन साथी बताएगा?
मिस्टर मुकेश एक कारोबार चला रहे हैं जो अकेला कारोबार करते हैं, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। ड्यू टू लॉस इन द बिजनेस ही डिसाइड टू वाइंड अप, बिजनेस में नुकसान होने की वजह से अब वो सोच रहे हैं इस कारोबार को आगे ना चलाया जाए। चलो अच्छी बात है। एक दिन उन्होंने अपने बिजनेस को वाइंड अप किया तो उनकी जो कुल सरमाया था, जो उनके एसेट थे, वो 2 लाख रुपए के निकले। कितने के निकले? 2 लाख रुपए का सरमाया निकला उनके कारोबार से, यानी उनके पास 2 लाख का सरमाया है जो उनके कारोबार का है। चलो जी, बहुत अच्छा है। एंड लाइबिलिटीज आर वर्थ ₹5 लाख, लेकिन उनकी उधारी 5 लाख की है। भाई साहब की उधारी 5 लाख रुपए की है और कारोबार से मिलने वाला पैसा 2 लाख रुपए है। इसी को ध्यान में रखते हुए वो बंद कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि भाई साहब के पास अपने 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी भी है। भाई अपना मकान है, दुकान है और गाड़ी है, हाथ में पहनी हुई अच्छी घड़ी है, सब चीजें आ गई उसमें उनकी। तो अब इनकी जो जाती प्रॉपर्टी है, पर्सनल, उसकी कीमत है 5 लाख रुपए। चलो जी, बहुत अच्छा है। फिर तो पक्का अब तो हमारा पैसा मिल जाएगा। तो आपके हिसाब से वो अपने क्रेडिटर को, जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया है, वो अपना बिजनेस बंद करते हुए कितना पैसा वापस देंगे? 5 लाख। 5 लाख कह रहे हैं ये। चलिए, कोई जवाब दे पाएंगे कि 5 लाख क्यों और कैसे? क्योंकि 5 लाख तो उसके बिजनेस में है ही नहीं, उसके पास तो बिजनेस के असासे 2 लाख के हैं बस। इसकी वजह क्या लिखेंगे हम कि भाई ये 5 लाख क्यों देगा? ये क्यों दे? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से ये तो नहीं दे रहा। इसके अंदर हम क्या चीज ऐसी लिखेंगे? कौन साथी इसका सही जवाब दे पाएगा? लग गई नहीं तुम्हारी। अब तो एक ही तो से जी, कौन साथी इसका जवाब देगा बताओ? लेकिन मुकम्मल जवाब बताना, कितने लाख और ऐसा क्यों हुआ? खा लो भाई साहब, खा लो। तो उससे क्या होगा? अगर उसका चाचा का बेटा साथ में काम करता तो दे देते। ऐसी क्या बात है बताओ? ऐसे क्यों कह रहे हो आप कि वो एक अकेला करने वाला शख्स है? ये बुनियाद नहीं बनेगी। बुनियाद क्या बनेगा इसका जवाब? जो सही जवाब देगा उसके पेटीएम पे 10 रुपए करूंगा मैं। एक चाय का पैसा तुम्हारे खाते में, जो बिल्कुल सही जवाब देगा। पहला 2 क्वेश्चन है इसके अंदर बस। एक क्वेश्चन यह है कि कितनी रकम दी जाएगी, दूसरा क्वेश्चन है कि वो इतनी रकम क्यों देगा। क्योंकि नजर ये आ रहा है कि कारोबार का असासा 2 लाख का है, कर्जदारी 5 लाख की है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी भी 5 लाख की है। माना उसके पास मुकम्मल मिला के 7 लाख रुपए हैं, लेकिन वो अपनी जाती प्रॉपर्टी क्यों देगा, कारोबार से क्यों नहीं देगा खाली? ये मेरा क्वेश्चन है। इसका जवाब कौन दे पाएगा? पेटीएम नंबर बताओ अपना। 10 रुपए यहां से आपके पास पहुंचेंगे, मेरी तरफ से आपके लिए चाय, अगर उसका आंसर सही हुआ तो। किसी और को मौका दीजिए, किसी और को मौका दीजिए। और कौन तैयार है? दारुल कंथारिया। दारुल उलूम कंथारिया वाले कह रहे हैं जी, कुछ बता रहे हैं। 3 लाख देगा। कर्जदारी तो 5 लाख की है, 3 क्यों देगा? एक बार और दोबारा बताइए, एक बार और क्या कहना चाह रहे हैं आप? 5 लाख का कर्ज है। 5 लाख का कर्ज है, 2 लाख का सामान है इसके पास, कारोबार का। वो बेच के 2 लाख देगा और 3 लाख अपने 3 लाख अपने जाति में से देगा, आप ये कह रहे हैं। तो अगर आप इसमें 3 लाख लिखेंगे तो देखिए गलती हो जाएगी। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा कि जाति और अपना, वो कह रहा है आपके हिसाब से जो उधार वाले लोग हैं वो उनको कितना पैसा देगा। तो कितना पैसा है उधारी का?
5 लाख। तो अमाउंट 5 ही लिखा जाएगा। उसको मतलब नहीं है कि आप अपनी जाति में से दे रहे हो या अपने कारोबार में से। अब क्वेश्चन ये है कि इसके जाति पैसों पर क्यों आए आप? इसके कारोबार से बात करते हैं, इसके जाति पैसे पर क्यों आ गए आप? इसकी वजह क्या है? भाई मेरे कारोबार में थे तुम्हारे पैसे, है ना, मेरा कारोबार ही डूब गया, मेरे जाति के पैसे क्यों आ रहे हैं? तो मेरा जाति घर है, ये मेरी जाति दुकान। सोलो बिजनेस के तो सोलो बिजनेस में क्या खराबी है कुछ? हाँ, किसने बताया ये बात? फोन नंबर बताओ अपना। बताइए, फोन नंबर बताइए, मैसेज टाइप कर दीजिए फोन नंबर अपना। नहीं मेरी तरफ से खुशी है वो, आप मेरी तरफ से चाय पिएगा, मैसेज कर दीजिए अपना फोन नंबर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। कहानी को आगे लेके चलते हैं, इनका पैसा इन तक पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन ये था, देखिए जवाब बड़ा जबरदस्त था। वो क्या था? आधे बच्चे यहाँ कंफ्यूज ही हो रहे हैं कि 3 लाख देगा, कुछ कह रहे हैं 2 लाख देगा, क्योंकि पहले कारोबार की शक्ल को पकड़ो आप। कारोबार करने वाला अकेला तन्हा मिल्कियत वाला शख्स है। इसकी एक खामी, एक कमी यह है कि इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मायने मैंने आपको शुरुआती दिनों में बताया था कि देखो, जब हमारी कर्जदारी बढ़ जाएगी और हमारा कर्जदार हमारे कारोबार से पूरा नहीं पड़ेगा, तो फिर हमारी जाती प्रॉपर्टी फंसेगी। तो क्योंकि ये इस तरह का कारोबार है कि इसकी कर्जदारी इसके कारोबार से पूरी नहीं हो रही, तो अब इसको अपनी जाती प्रॉपर्टी में से देना पड़ेगा। इस लिहाज से इसकी पर्सनल 5 लाख और कारोबार की 2 लाख, तो कुल मिला के इसके पास अभी के तरफ 7 लाख रुपए हैं। उधारी खरीदने लेने वाले 5 लाख हैं, तो भाई 7 लाख ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये 5 लाख की कर्जदारी पूरी उतारेगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर ये यहां पर कोई और ऐसा कारोबार होता जिसकी लाइबिलिटी, जिसकी उधारी अनलिमिटेड नहीं होती, तो ये 2 लाख ही देता। हाँ, फिर इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई आंच नहीं आती, भले ये करोड़ों का काम कर रहा होता अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे, क्योंकि ये कारोबार इस किस्म का है कि इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे आंच आएगी। दूसरी मिसाइल भी ले लो भाई, 5 लाख की कर्जदारी है, हाँ जी ठीक है, 2 लाख इसके कारोबार से मिल रहे थे, इसके बिजनेस से, है ना, हाँ जी हाँ, और मान के चलो 2 लाख ही इसकी जाती प्रॉपर्टी होती, तो अब ये कितना पैसा वापस देता क्रेडिटर को? 2 लाख कारोबार से मिल रहा है, 2 लाख इसकी अपनी जाती है और 5 लाख की उधारी है, तो अब ये उधार वालों को कितना पैसा देता? अब कितना देना चाहिए था आपके हिसाब से? 4 लाख। भाई है ही 4, क्या टुकड़े करके दे दूं अपने जिस्म के? सीधा सा जवाब है ना, 2 मेरे बिजनेस के, 2 मेरे जाती, तो मेरे पास तो कुल है ही 4, तो फिर 5 के मुकाबले में ये कितनी देता? सिर्फ 4 लाख। हाँ, अगर इसकी उधारी से ज्यादा है पैसा, तो ये पूरा पैसा चुकाएगा। ठीक है जी, तो 2 मार्क का क्वेश्चन था आपका, बड़ा आसान सा, जिसको आप पकड़ सकते थे। ट्रू फॉल्स सही है, सही और गलत बताना है। अच्छी बात यह है कि आपको इसके अंदर जवाब का वजह नहीं बतानी, तो सिर्फ सही और गलत बताना है। क्या आपने नाम सुना होगा एक सोसाइटी जिसका नाम था कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको इमदाद बाहिमी सोसाइटी भी कहते हैं, कह रहा है इसके लिए कम से कम 10 लोग जरूरी हैं। सही कि गलत? नंबर आ गया। अच्छा, 20 होते हैं वैसे तो। नंबर आ गया, मुझे मैसेज कर जी। कौन बता पाएगा? इमदाद बाहिमी सोसाइटी के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है, शर्त बता रहा है, सही या गलत? बस इतना बता दीजिए, जवाब कुछ नहीं देना, सोच समझ के बता दिए बस। देखिए कौन बताएगा। जरूरी है, ये कह रहे हैं कम से कम 10 लोग जरूरी हैं। और कोई मदरसा हमारा जो बताए? जी, सही गलत? गलत कह रहे हैं। कश्मीर से आ निकली है, गलत। कश्मीर से आ निकल रही है, गलत।
और कौन बताएगा? सही है। ये भी कह रहे हैं सही है। और कोई मदरसा बताओ सही है गलत? माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा मुकाबला चल रहा है यहाँ पे सही और गलत का। एक मदरसा सही, एक गलत, एक सही एक गलत। और अगला मदरसा देखिए जी, कौन बताएगा? जी आप क्या फरमा रहे हैं? सही है। सही है माशाल्लाह, 3 सही 2 गलत, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तालमेल चल रहा है। अगले मदरसे से पूछते हैं। मुजफ्फरनगर का जो हमारा मदरसा है, जिसमें कोई साथी नहीं बैठा आज? अच्छा आप अकेले ही हैं? माशाल्लाह, अकेले ही काफी हैं। सही या गलत? इमदाद बाहिमी सोसाइटी के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है, सही या गलत? गलत माशाल्लाह, 3 सही 3 गलत हो गए। हमारे पास 6 मदरसों का रिव्यू आ चुका है। अगला मदरसा आप क्या फरमा रहे हैं? सही, 4 सही 3 गलत चल रहे हैं माशाल्लाह। अगले पे चलते हैं। अगला मदरसा क्या फरमा रहा है? जी आप क्या फरमा रहे हैं? मदरसा कौन सा है ये? दावतुल हक। जी फरमाइए, सही या गलत? अरे तुम लोगों ने आपस में क्या तालमेल बिठा रखा है? 4 सही और 4 गलत हो गए तो जीत नहीं पा रहा कोई भी। जी सही या गलत? सही, 5 सही 4 गलत कह रहे हैं। आप बताइए। सही। अब फाइनली हम जीत गए हैं, 6 सही और 4 गलत है, तो जवाब है सही यानी ट्रू। अब ये कहीं पर नोट कर लीजिए जिन्होंने गलत बोला है कि इमदाद बाहिमी सोसाइटी को बनाने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत है। और ज्यादा कितने? ज्यादा के आगे लिख लीजिए, कोई लिमिट नहीं है। तो इमदाद बाहिमी सोसाइटी के अंदर वाहिद एक ऐसी टाइप ऑफ बिजनेस कह सकते हो आप जिसके अंदर मैक्सिमम कोई लिमिट है ही नहीं कि कितने भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेले जो बिजनेस कारोबार करता है, ठीक है, तन्हा मिल्कियत, द ओनर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट लॉस एसेट एंड लाइबिलिटी, वो अकेला शख्स सारे मुनाफे का, सारे नुकसान का, सारी संपत्ति का और सारी चीजों का जिम्मेदार होता है। होता है नहीं होता? तो जवाब में लिखेंगे ट्रू, कि इस कारोबार के अंदर ये जो अकेला इंसान होता है, ये इंसान सारे मुनाफों का, सारे नुकसान का, सारी चीजों का अकेला ही ठेकेदार या जिम्मेदार होता है। ये वाला क्वेश्चन और जल्दी से कर लीजिए, 2 नंबर का है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द डैश फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज कहलाती है? मतलब फॉर्म का मतलब यहां पे ये बिजनेस की कौन सी शक्ल कहलाती है? तो यहां एक अल्फाज आएगा, नोट करते हुए चलिए, ओल्डेस्ट। ये कारोबार की सबसे पुरानी शक्ल है, सबसे पुरानी। यानी जब कारोबार लोगों ने शुरू करा तो सबसे पहले यही शुरुआत हुई, बाद में और चीजें आई, पार्टनरशिप बाद में आई, इमदाद बाहिमी सोसाइटी बाद में आई, कंपनी बाद में आई, ये सब बाद में आई, सबसे पहले क्या आई? ये। तो इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट। और अगला क्वेश्चन है, सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी कैसी होती है? अभी हमने डिस्कस करा था, अनलिमिटेड। ठीक है जी। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। और एक क्वेश्चन में ये वाला जरूर डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, 34, थोड़ा सा ये अलग है। इफ अ पर्सन XUZ, ये नाम है इनका, इन्होंने एक फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है 40,000 रुपए की। 40,000 रुपए की इन्होंने फायर इंश्योरेंस, आग इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है किसी गुड के लिए। आउट ऑफ दोज गुड 30,000 की गुड आग से जल गई है, 30,000 का सामान इनका जल गया है। द इंश्योरर कैन क्लेम द मीट फॉर डन, तो क्या वो उन सब के लिए क्लेम कर सकता है? जी 40,000 की पॉलिसी ली है,
30,000 का सामान जला है, पॉलिसी 40,000 की थी, सामान 30,000 का जला है, तो आपके हिसाब से वो कितने का क्लेम ले सकता है, कितना क्लेम मिलना चाहिए? बताइए कितना क्लेम मिलेगा उसको? कितना कितना 30 या 40? 30? पॉलिसी कितने की ली थी आपने? 40,000 की। 40,000 की 40,000 की पॉलिसी ली थी। इत्तेफाक की बात कि जितने की आपने पॉलिसी ली थी उससे कम ही आपका नुकसान हुआ है, तो आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितना आपका नुकसान हुआ है, यानी 30,000। तो इसका जवाब में आप लिखेंगे 30,000। ठीक है। अब 10,000 का क्या होगा? ये बचे हुए हैं, अगर खैर से आपकी बाद में और भी चीजें जल गई तो 10,000 में से दे देंगे आपको, पैसा बचा हुआ है। हाँ, इसी जगह पर अगर आपने पॉलिसी ली होती 40,000 की, ठीक है जी, पॉलिसी ली है आपने, और जो आपका सामान जला होता वो जला होता 50,000 रुपए का, तो फिर आपको कितने पैसे मिलते बताओ? यस, फिर आपको उतने ही पैसे मिलते जितनी मैक्सिमम पॉलिसी आपकी है। ऐसा नहीं है कि 40,000 की पॉलिसी में आपको 50,000 मिल जाएंगे, वो अपनी लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं देगा। तो इंशाल्लाह इसी के साथ आप अपनी तैयारियों को थोड़ा सा जारी और साजी रखिए बहुत बढ़िया से, और जो सबक मैंने आपको खुसूसन बताए हैं उन सबक पर थोड़ी सी अपनी कमांड बनाइए। जो किताब के अंदर मैंने आपको बताया कि पीछे से अपने सबक को शुरू करिए, जैसे खुसूसन ये सारिफीन वाले जो चैप्टर है यहाँ से, और करियर वाला जो चैप्टर है वहां से, और फिर जो आपको तरतीब बताई थी उस तरतीब के हिसाब से चलेंगे तो हमारे लिए, आपके लिए अच्छा रिजल्ट रहेगा। और अगर कोई तरतीब से हटके भी चलता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एक चीज देखें, वो क्या है, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन और उसके बाद ये 2-2 नंबर के 15 क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा तमीज से सिर्फ इन्हीं को अगर सही से भी कर आया तो आप बड़ा अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं, ये पढ़ाव तो आपका निकल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने ये भी नोटिस कर लिया हो कि इतने सारे क्वेश्चनों के अंदर किस किस सबक के क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो ये जो हमारी बिजनेस की शक्लें हैं उसके सबक के क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, सबक नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, इंश्योरेंस के और सारिफीन के तहफ्फुज के कानून के क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, यानी कुछ खुसूसन सबक है जिनके क्वेश्चन ज्यादा मिले हैं, बाकायदा रिपीट होकर मिले। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस पे तवज्जो दीजिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो सेम पेपर में आएंगे, बदलाव हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी थोड़ी जमकर लेकर चलें। खुसूसन ये जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन थे जिसके अंदर एक अल्फाज का इस्तेमाल करना था, वो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़े क्वेश्चन जो है वो बताए जाएंगे। बड़े क्वेश्चन मतलब जो 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको लिखने का क्या तरीका होता है, वो इंशाल्लाह आपको फिर अगली क्लास में बताएंगे, और इस तरह से आपका पूरा पेपर मुकम्मल हो जाएगा। थोड़ी सी अपनी तैयारी टाइट कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं? जी, कोई क्वेश्चन है आपका? किताबें नहीं पहुंची हैं भाई, क्या तरीका है ये, किस तरह से पहुंचेंगी किताबें? जी अफजाल साहब, किताबें मैंने आपको पिछली बार भी बोला, मुझे बिल्कुल याद है आपने बोला था, और मुझे ये भी याद है कि मैंने आगे बोला था, और उनको भी याद है कि उन्होंने आगे बोला था, लेकिन आगे से जवाब नहीं आया है। थोड़ा सा देखिए ना, इनके लिए कुछ पीडीएफ अरेंज करा दीजिए। पीडीएफ है आप लोगों के पास? हाँ, मोबाइल का मसला है ना, इनके पास मोबाइल नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह कुछ चंद दिनों के अंदर आपके लिए कुछ किताबें अरेंज हो जाएं, कि कुछ किताबें आप तक पहुंच जाएं, फिर आपस में आप उसके टुकड़े कर लें। भाई 2 सबक कोई ले जाए, 2 सबक कोई ले जाए, फिर अगले दिन वो सबक कोई और ले जाए, वो इस तरह से मतलब आपस में कर ले। क्योंकि इतनी किताबें मुझे लग नहीं रहा कि सारी तो आ पाएंगी आपके पास, लेकिन अगर कुछ का इंतजाम हो जाए तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी इंशाल्लाह आप तक अगली क्लास तक कुछ किताबें पहुंच जाएं, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।